हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होंगी, जैसे कि एरिया वेक्टर क्या होता है, फिर हमें ये जानना होगा कि गॉसियन सरफेस क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि फ्लक्स क्या होता है, फिर हम इस पे बेस्ड कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट और थ्योरी और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा बेसिक लेक्चर होने वाला है, इसीलिए इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से अटेंड करिएगा, कहीं पे भी आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर अपना शुरू करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं एरिया वेक्टर। मतलब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एरिया वेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग आज की होगी, सबसे पहली हेडिंग एरिया वेक्टर। तो लिखिए एरिया वेक्टर। अब ये जान लेते हैं कि एरिया वेक्टर होता क्या है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि एरिया वेक्टर होता क्या है। तो देखिए, हम एरिया वेक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कोई भी सरफेस हो उस सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटसाइड होता है। एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटसाइड होता है। जैसे अगर हम बात कर लें इस सरफेस की, तो अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालेंगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटसाइड यानी एरिया वेक्टर ये होगा। अगर इस साइड के एरिया वेक्टर की बात करें तो इस साइड इस प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटसाइड ये एरिया वेक्टर होगा। तो आप ये तो समझ गए ना कि एरिया वेक्टर किस तरीके से देखा जाएगा। तो एरिया वेक्टर ये होता है। अब लिखिए कि एरिया वेक्टर की डेफिनेशन। ठीक है, लिखिए इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउट गोइंग फ्रॉम द सरफेस, एंड आउट गोइंग फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हम समझ गए कि एरिया वेक्टर। उसके बाद हम बात करेंगे गॉसियन सरफेस के बारे में कि गॉसियन सरफेस होता क्या है। तो आपकी हेडिंग रहेगी गॉसियन सरफेस। ठीक है, देखिए अगर गॉसियन सरफेस की बात करें तो गॉसियन सरफेस का यूज़ किया जाता है अनसिमेट्रिक को सिमेट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस जो होता है वो एक इमेजिनरी 3D सरफेस होता है। ठीक है, ये हम इमेजिन करते हैं, ये पहले से होता नहीं है, इसे हमें इमेजिन करना पड़ता है और ये क्लोज भी होता है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक तो 3D, इमेजिनरी और क्लोज होता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए इसमें गॉसियन सरफेस। तो लिखिए इसमें पहली एरो लगा के लिखिए इट इज़ used to convert, it is used to convert unsymmetric to symmetric, it is used to convert unsymmetric to symmetric। ठीक है, नेक्स्ट एरो लगाइए और लिखिए नेक्स्ट एरो गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज क्लोज्ड 3D इमेजिनरी सरफेस। गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज क्लोज्ड 3D इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, जैसे गॉसियन सरफेस की अपन बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ये पेन थी और इस पेन को हमें एक इमेजिनरी सरफेस से पूरी तरह ढकना है। तो देखो, हम ऐसा नहीं कि चलो इसको गोले में रख दें, कुछ भी हम नहीं कर सकते। हम इसकी सुविधा अनुसार करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ये पूरी तरीके से ढक जाए। तो देखिए, अगर एक मान लीजिए कि होलो सिलेंडर हो और उस होलो सिलेंडर के बीच में इसको डाल दें तो ये पूरी तरह ढक जाएगा। तो जो होलो सिलेंडर हमने एज्यूम किया है, इमेजिन किया है, वही इमेजिनरी सरफेस गॉसियन सरफेस कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक पॉइंट की या पॉइंट ऑब्जेक्ट की, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर हमें पूरी तरह ढकना है तो पूरी तरह एक इमेजिनरी 3D सरफेस से ढकना है, तो हम इसको एक स्फीयर के थ्रू ढक सकते हैं। ठीक है, तो जो ये स्फीयर था यानी कि होलो स्फीयर, ये जो होलो स्फीयर था, एक तो ये 3D है और ये तो इमेजिनरी भी है, क्योंकि इसको हमने इमेजिन किया है, इमेजिनरी है, यानी कि ये सब कुछ मिला के हम बोल देंगे कि ये एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है जिसको हमने इमेजिन किया है। ठीक है,
तो ये चीज़ हम समझ गए कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। ठीक है, तो इतनी बातें खैर अभी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपकी हेडिंग होने वाली है फ्लक्स। तो अब हम जानेंगे कि फ्लक्स क्या होता है। देखिए, फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से। ठीक है, फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से। अगर हम फ्लक्स की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो फ्लो करे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो फ्लो करे उसे बोला जाता है फ्लक्स। ठीक है, जैसे अपन बोलें कि जैसे चार्ज की बात कर लें। ठीक है, चार्ज किसी सरफेस से अगर इस तरीके से निकल रहा है या फ्लो कर रहा है तो भी हम बोलेंगे कि ये फ्लक्स है। ठीक है, अच्छा, फ्लक्स को दूसरे तरीके से समझा जाए तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस के नंबर को ही बोला जाता है फ्लक्स। क्या बोला जाता है? फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, तो आप ये हेडिंग लिखिए फ्लक्स, और इसमें लिखिए कि फ्लक्स कैन बी डिफाइंड फॉर, फ्लक्स कैन बी डिफाइंड फॉर एनी फ्लक्स कैन बी डिफाइंड फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन फ्लो, दैट कैन फ्लो। एक तो ये बात थी कि फ्लक्स होता क्या था, ये जनरल टर्म था। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि हमें अगर इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें फिर फ्लक्स को कैसे पढ़ा जाएगा। तो देखिए, इसके लिए आप एक और एरो लगाइए और लिखिए द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस crossing a surface normally, crossing a surface normally is called electric flux, is called electric flux। तो ये डिनोट किया जाएगा फाई से, is called electric flux। हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए, किसी सरफेस से, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, इनके नंबर को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये बोला जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस था हमारे पास, ठीक है, ये कोई सरफेस था इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी इस तरीके से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये यानी कि ई वेक्टर। अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर होता था इस प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटसाइड, प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटसाइड होता था एरिया वेक्टर। तो हम बोल देंगे कि ये है एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो देखिए, फाई इज इक्वल्स टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है फाई। ठीक है, मतलब फाई इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे अगर ई की बात करें तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। ए की बात करें तो ये होता है एरिया वेक्टर, या इसको एरिया बोल देंगे। ठीक है, अब थीटा की बात करें तो थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आप इसे अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, इसके बाद अगर बात करें और समझें कि इसकी यूनिट क्या होती है। जैसे अगर फ्लक्स के यूनिट की बात करें तो फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट मीटर। इसे आप अभी डायरेक्टली याद रख लीजिए कि इसकी यूनिट होती है वोल्ट मीटर। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा एक डायग्राम बना के, एक फ़ोटो बना के, कि उसमें एरिया वेक्टर को किस तरीके से समझा जाता है। ठीक है, और फ़ोटो बनाने से पहले आप एक चीज़ लिख लीजिए, लिखिए यहाँ पे, ना हो तो नोट कर लीजिए, नोट में लिखिए ए वेक्टर। अब इसके आगे लिखिए ए वेक्टर की डायरेक्शन, जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिख लीजिए हिंदी में ही। ए वेक्टर की डायरेक्शन प्लेट के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होती है। यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर की डायरेक्शन
प्लेट के या प्लेन के या सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब जैसे समझिए यहाँ पे जैसे हमने ये एक क्यूब बनाया, ध्यान से देखिएगा इस क्यूब को, ये रहा क्यूब। ठीक है, अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो देखिए ये था प्लेन, ये है प्लेन, ये है, और देखिए एक अंदर भी है और एक बाहर भी, मतलब एक इधर भी है और एक अंदर भी है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस सरफेस के एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर होगा प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर, तो ये मिल जाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर इस सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर रहेगा और रहेगा बाहर, ये रहेगा। अगर इस सरफेस के एरिया वेक्टर की बात करें तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर रहेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर। इसके बात करें तो इसका भी एरिया रहेगा इसके परपेंडिकुलर और बाहर। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न होनी चाहिए। अगर हम इस वाले प्लेन की बात करें तो इस वाले प्लेन का एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर। अगर अंदर वाले की बात करें तो अंदर वाले का भी रहेगा प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। मेरी बात समझ में आई? इस तरीके से एरिया वेक्टर देखा जाता है। ठीक है, फट से इसको कॉपी करिए और इसके बाद एक और नोट लिखिए। ठीक है, एक और नोट लिखेंगे, चलिए लिखिए। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, नोट में लिखिए, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी but its value can be positive, its value can be positive, नेगेटिव और ज़ीरो। मतलब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। लेकिन कब ये तीनों देखने को मिलेगा उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा कि फाई इज इक्वल्स टू होता है ई ए कॉस थीटा, ये होता है। थीटा यहाँ पे क्या था? थीटा था एंगल, किसके किसके बीच में? ई और ए के बीच में था। ठीक है, अब देखिए ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है पहले ले लेते हैं 0 से 90 के बीच में। ठीक है, और हम देखेंगे 0 से 90 के बीच में लिया है, 0 ले सकते हैं लेकिन 90 हमने नहीं लिया है। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा और 180 तक। ठीक है, यह देख लेते हैं। तीसरा हम देख लेते हैं कंडीशन की थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या हमें फ्लक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, ये फ्लक्स की बात हो रही है और आपको सारी बातें अभी समझ में आएंगी। तो आप बस इस प्लेन को देखिएगा। ठीक है, इसी को लेके अपन चर्चा करने वाले हैं, इसी से। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है। मतलब आप ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर कुछ ऐसा है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, और थीटा क्या है? 90 से 0 के बीच में, 0 और 90 के बीच में है। तो देखिए 0 और 90 के बीच में जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव। कैसी होती है? पॉजिटिव। मेरी बात ध्यान से समझना, थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में, सॉरी, कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है 0 से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होती है। अब इसी वैल्यूज़ को उठा के आप पुट कर दो तो हम देखेंगे फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई ए, और कॉस थीटा की वैल्यू कैसी आ गई है? पॉजिटिव, यानी कि ये आ गया है प्लस ई ए। मतलब फाई की वैल्यू क्या आई है? ई ए। मतलब फाई की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि कैसी आई है? पॉजिटिव। देखिए अगर पॉजिटिव फ्लक्स आता है, अगर पॉजिटिव फ्लक्स आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये आउटगोइंग फ्लक्स है। आउटगोइंग का मतलब ये इस प्लेन से बाहर जा रहा है, प्लेन से बाहर जा रहा है। तो जब फाई की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव आ जाए तो हम इसका नाम बोल देंगे कि ये आउटगोइंग फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है? आउटगोइंग फ्लक्स है। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं 90 से 180 के बीच में। तो 90 से 180 के बीच में आप ये समझिए
कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन एरिया वेक्टर सपोज कर लीजिए हमें कुछ ऐसे मिला, ठीक है। तो ऐसे जब मिला तो आप खुद देख रहे हैं कि 180 ये है, तो 90 से ज़्यादा है और 180 तक है, हम ऐसा मान सकते हैं। हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम बोल रहे हैं कि थीटा की वैल्यू 90 से, एरिया वेक्टर ये हमने मान लिया है, तो थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में ऐसा कुछ है। मतलब ऐसे समझ लीजिए 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर 90 और 180 के बीच में थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू आती है निगेटिव। 90 से 180 के बीच में कॉस थीटा की वैल्यू आती है निगेटिव, ठीक है। अब निगेटिव आती है, अब इसे उठा के आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू ई ए और ब्रैकेट में निगेटिव, यानी कि फाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई ए, ये आ जाएगी, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे फाई की वैल्यू कैसी आ गई है, निगेटिव। और फाई की वैल्यू निगेटिव आने का क्या मतलब है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। फाई की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब है इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स ये होता है, इनकमिंग फ्लक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? जब फाई की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो इनकमिंग फ्लक्स, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए cos 90 दिया है और cos 90 की वैल्यू, सॉरी थीटा की वैल्यू 90 है, मतलब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। मतलब ये बोला गया है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, कहने का मतलब ये था कि अगर ये सरफेस था, ठीक है, इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर समझ लीजिए कि ये रहा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रही तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। मैथमेटिकली इसको समझ लेते हैं कि फ्लक्स पास होगा कि नहीं होगा। तो फाई इज इक्वल्स टू लिखेंगे ई ए कॉस 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि फाई की वैल्यू क्या आ गई, 0। फाई की वैल्यू 0 आने का मतलब कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर 0 से 90 के बीच में एंगल है तो फ्लक्स आउट गोइंग होता है, मतलब पॉजिटिव फ्लक्स। अगर 90 से 180 के बीच में अगर एंगल है तो फ्लक्स होगा निगेटिव फ्लक्स, जिसे बोलेंगे इनकमिंग फ्लक्स। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो हमें कोई भी फ्लक्स मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे समझ लीजिएगा। जैसे समझिए यहाँ पे कि एरिया वेक्टर, अगर इस प्लेन की बात करें तो एरिया वेक्टर ये रहा। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था इस डायरेक्शन में था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा तो खुद सोच के देखिए, क्या इस एरिया से कोई भी फ्लक्स पास होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगे? कोई इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं होंगी। और जब कोई इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं होंगी तो हम क्या बोल देंगे, फ्लक्स मिलेगा 0, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए अच्छे से, और इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं इसके ऊपर। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए हमसे यहाँ पे ये बोल देता है कि पॉजिटिव फ्लक्स यानी कि फाई की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है। फिर हम बोलेंगे निगेटिव फ्लक्स, इसका मतलब फाई की वैल्यू कैसी है, निगेटिव। इसका क्या मतलब है, तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होता है आउटगोइंग फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब आउटगोइंग फ्लक्स, ठीक है। और इसे हम बोल सकते हैं फाई आउट, हम ये लिखेंगे फाई आउट। और निगेटिव फ्लक्स का मतलब होगा इनकमिंग फ्लक्स, यानी हम इसे लिखेंगे फाई इन, मतलब आने वाले फ्लक्स को फाई इन बोला जाएगा और जाने वाले फ्लक्स को फाई आउट बोला जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, फ्लक्स आपको 110% समझ में आएगा। बस चीज़ों को आप अच्छे से देखते चलिए, ठीक है। यही बेसिक, यही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है और बेसिक पोर्शन भी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप ये समझ लीजिए कि इसके आगे का पोर्शन आपको करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेट फ्लक्स की बात करते हैं। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि नेट फ्लक्स क्या होता है तो हम बोलेंगे कि फाई आउट प्लस फाई इन यही होता है नेट फ्लक्स के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप लिख लेंगे कि फाई नेट होता है फाई आउट प्लस फाई इन के बराबर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये भी देखिए, फाई आउट को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव फ्लक्स, और फाई इन को बोला जाता है नेगेटिव फ्लक्स। मतलब अगर मैं बोल दूँ कभी आपसे कि फाई आउट की वैल्यू दे रखी है, सपोज कर लीजिए 6, क्योंकि 6 का क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं वो 6 हैं, और फाई इन अगर आपसे बोल दे ये 3 है सॉरी, फाई इन की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अगर मेरे से पूछ देता कि फाई नेट की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो देखो फाई आउट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फाई इन जो होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब 6 प्लस माइनस 3 यानी ये वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, यानी फाई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, मतलब ये जस्ट समझने के लिए था कि इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर आपको ये लिखने का पता अगर ये चीज़ नहीं है कि फाई इन को माइनस में लिखते हैं और फाई आउट को प्लस में लिखते हैं, तो आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट की चर्चा करते हैं, और इसके बाद कैलकुलेट करते हैं नेट फ्लक्स। चलिए समझिए, जैसे ये सपोज कर लीजिए कोई सिलेंडर दे दिया गया है। ठीक है, ये समझिए इसका बेसिक पोर्शन चल रहा है, और आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, इसको बोला जाएगा कर्व। इसको हम बोल देते हैं P1, क्योंकि ये प्लेन है तो फर्स्ट प्लेन, और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड प्लेन, यानी P2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम बात कर लें कि क्या पूछा, फाइंड नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द सिलेंडर, हमसे बोल रहा है कि इसमें बताइए फाइंड नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सिलेंडर, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे एरिया मान लेते हैं, और इसमें एक चीज़ ये देख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, मतलब एरिया वेक्टर ये हो गया। ठीक है, अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो ये भी होगा प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, ये होगा एरिया वेक्टर। अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करें, इस कर्व सरफेस के एरिया वेक्टर की बात करें, तो ये भी होगा इसके परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। अब हमसे पूछा है कि नेट फ्लक्स बताइए कि नेट फ्लक्स कितना होगा। तो आपको ध्यान से समझना है, हम बात कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से हमें मिलने वाला फ्लक्स φ1 है, यहाँ से हमें मिलने वाला फ्लक्स φ2 है, और इस सरफेस यानी कर्व सरफेस से मिलने वाला फ्लक्स φ3 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे φ1 के। फाई इज इक्वल्स टू EA cos थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, EA cos थीटा ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम इसके लिए थीटा की बात करें तो थीटा की वैल्यू देखिए 0 डिग्री है। रीज़न, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो जब दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में हैं, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच का एंगल मिलेगा 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 डिग्री आ गया, मतलब φ1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा EA cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि ये आ गया EA के बराबर, यानी कि φ1 की वैल्यू आ गई EA, वो भी कैसा आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, ये खुद आपको मिलते चला जाएगा। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं φ2 की, तो ये भी आएगा EA cos थीटा। यहाँ पे समझिएगा φ2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल मिलेगा वो 180 डिग्री मिलेगा। इसमें समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि अगर एक इस साइड है दूसरा इस साइड है तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से φ2 इज इक्वल्स टू EA cos 180 डिग्री आ जाएगा और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो यहाँ से φ2 की वैल्यू आ जाएगी -EA के बराबर। कोई कन्फ्यूज़न? अब देखिए ये निगेटिव फ्लक्स आया है तो इसको क्या बोला जाएगा? इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स बोला जाएगा। यहाँ पे फ्लक्स आया है पॉजिटिव तो इसे हम क्या नाम देंगे? आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स। और ये आप देख रहे हैं और आपको दिख भी रहा है कि ये बाहर निकल रहा है और ये अंदर एंटर कर रहा है। एरिया वेक्टर भले है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ एंटर कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट की अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट का मतलब ये कर्व, तो फाई कर्व इज इक्वल्स टू EA cos थीटा। अब थीटा की यहाँ पे बात कर लें तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। रीज़न, एरिया वेक्टर देखिए इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। cos 90 तो फाई C इज इक्वल्स टू आ जाएगा EA cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी फाई C की वैल्यू आ जाएगी EA के बराबर। सॉरी फाई C की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि 0 से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है फाई नेट कि फाई नेट बताइए कितना होगा, ठीक है। अब हम फाई नेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि जो फाई नेट आएगा वो आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 के सम के बराबर, ठीक है। अब देखिए φ1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? प्लस EA, φ2 की वैल्यू दे रखी है -EA, φ3 की वैल्यू 0। तो देखिए EA माइनस EA वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 के बराबर, यानी कि फाई नेट कितना मिलेगा? 0। मतलब आने वाले लाइंस और जाने वाले फ्लक्स, आने वाले फ्लक्स और जाने वाले फ्लक्स का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अब इसको भी अपन समझेंगे। तो इसमें आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। लिखिए, चलिए इसको पहले कॉपी कर लीजिए उसके बाद लिखिए। लिखिए, whenever an uncharged closed figure is placed, whenever an uncharged closed figure is placed, uniform electric field, then net flux associated with it is always 0. It is always 0, ठीक है। तो यही था, इसी का स्टेटमेंट था कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं किया गया है तो इसका मतलब कि इससे आने वाले और जाने वाले सभी फ्लक्स का सम 0 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन कुछ और देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आपको सारी चीज़ें समझ में आते चली जाएंगी। इस चैप्टर में, इस पोर्शन में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पहले लिख लें, कुछ फ़ोटो देखें और उस फोटो में हमें ये देखना है कि फाई नेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। हमें सबसे पहले दे दिया है सेमी स्फीयर, ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कुछ इस तरीके से, ये रहा। ये बोल रहे हैं कि आने वाले लाइंस जो हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये इनकमिंग जो फ्लक्स है, इनकमिंग लाइंस वो 6 हैं और पास होने वाली यानी जाने वाली 3 है। तो हमसे यहाँ से पूछा है कि बताइए फाई नेट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इस तरीके से दिया गया है कि ये कोई डायग्राम है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से वो होगा ही, आपको पता ही है कि एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटसाइड होगा। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि बताइए फ्लक्स कितना पास होगा, मतलब इस प्लेन से
कितना फ्लक्स पास होगा इसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इससे बोला जाए कि इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, तो इसको बोला जाएगा फाई सी, मतलब कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। और अगर इसकी चर्चा की जाए तो इसको बोला जाएगा फाई पी, क्योंकि ये प्लेन सरफेस होता है और ये कर्व सरफेस होता है, ठीक है। ये कर्व है, ये प्लेन है, तो प्लेन से फाई पी। अगर नेट फ्लक्स की बात करें, फाई नेट, तो हम लिखेंगे फाई पी प्लस फाई सी, ये हो जाएगा हमारा नेट फ्लक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से नेट फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ की बात करें तो देखिए, यहाँ पे फाई इन, यानी कि फाई इन या फिर फाई प्लेन बोल सकते हैं, इसको प्लेन है, ये प्लेन और ये कर्व है, तो हम बोल देंगे फाई पी इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि कितने नंबर्स, कितनी लाइंस अंदर की तरफ एंटर कर रही हैं, 6, तो फाई पी की वैल्यू क्या होगी 6, क्योंकि फाई का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर हम फाई सी की बात करें तो कितने लाइंस पास हो रहे हैं, 3 पास हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, फाई पी में आने वाला फ्लक्स है, तो इसको बोला जाएगा इनकमिंग फ्लक्स, इसको बोलेंगे इनकमिंग फ्लक्स, ये बोला जाएगा। अब देखिए, ये जो जाने वाला फ्लक्स है, इसको बोला जाएगा आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स ये बोला जाएगा। और हमने पीछे देखा है कि आउटगोइंग फ्लक्स होता है पॉजिटिव और इनकमिंग फ्लक्स होता है निगेटिव, क्योंकि निगेटिव फ्लक्स को ही बोला जाता था इनकमिंग फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स को बोला जाता था आउटगोइंग फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ से फाई नेट की अगर बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाई पी प्लस फाई सी। फाई पी की वैल्यू है -6, फाई सी की वैल्यू है 3, ओवरऑल आ जाएगा -3। यानी कि हम यहाँ से -3 आने का मतलब ये है कि आने वाला फ्लक्स ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू जाने वाला, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ दिया गया है। तो देखिए, हमें निकालना है प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, और बाय द वे यही आंसर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और ई के बीच का एंगल क्या है, थीटा, और ये ही होता है थीटा, तो ई ए कॉस थीटा। अगर हम इसका रेडियस मान लें स्मॉल आर, तो इस वाले सर्कुलर, ये सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है, इस सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो फाई पी की वैल्यू आ जाएगी ई पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आ गई? ये हो जाएगा प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसमें देखेंगे कि नेट फ्लक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमें दे दिया गया है एक क्यूब, ये क्यूब दे दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें नेट फ्लक्स कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स φ1 है, यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स φ2 है, यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स φ3, यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स φ4 है, क्योंकि ये सभी के सभी सरफेस हैं, ठीक है। क्यूब के ये फेस हैं और सभी फेस से कोई ना कोई फ्लक्स पास होगा, हम इस तरीके से मान लेते हैं। देखिए, एक फ्लक्स इसमें आउटर होता है और एक इनर होता है, तो आउटर वाले को हम मान लेते हैं φ5, ठीक है, और इनर वाले को हम मान लेते हैं φ6। अब हमसे पूछ रहा है नेट फ्लक्स, तो हम लिखेंगे फाई नेट इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इसी तरीके से प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6, और यही हो जाएगा हमारा नेट फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट हमारा एक बहुत मस्त क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आपके नहीं, हमारे भी एनसीईआरटी में दिया गया है, हम उसको भी अभी सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक सिंपल, उससे थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन कर लें उसके बाद। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये देख लें। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कोई क्यूब है, ठीक है,
ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कोई क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है, ये दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि ये 0,0,0 है। यहाँ पे आपका दिया गया है ये कि ये A,0,0 है, ठीक है, और ये क्यूब है, मतलब सभी की साइड A है, सभी की साइड A है, ये दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है E0 I कैप। और I कैप देने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इससे कितना फ्लक्स पास होगा। ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम वो चीज़ क्रॉस करेंगे जिससे फ्लक्स पास ही नहीं होगा, ठीक है। और फ्लक्स कब कब पास नहीं होगा? जब जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो वहीं पे फ्लक्स हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इस फेस के लिए, ठीक है, इस फेस के लिए। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट और राइट, अच्छा सबसे पहले क्रॉस कर लेते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स φ1 है, यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स φ2 है, यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स φ3 है, ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स φ4 है, इस फेस से पास होने वाला फ्लक्स φ5 है, अंदर वाले फेस से पास होने वाला फ्लक्स φ6 है, ठीक है। तो हम φ1 और φ3 के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले बाकी के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले चलिए φ2 के बारे में अपन चर्चा कर लें, सबसे पहले φ2 के बारे में, ठीक है। तो φ2 का क्या मतलब है ये देखिए। तो देखिए जैसे ये है, ठीक है, तो अगर φ2 की बात करें तो नीचे वाला ये प्लेन है, नीचे वाले का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए उधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर हमने देखा था कि इसके परपेंडिकुलर और आउटसाइड होता है, परपेंडिकुलर और आउटसाइड होता है। मतलब अगर ये प्लेन है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर और आउटसाइड होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल आ गया 0 डिग्री, यानी कि φ2 की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 0, ठीक है। मतलब φ2 मिलेगा ही नहीं, मतलब यहाँ से कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं φ4 के बारे में। तो देखिए φ4 का मतलब यही सरफेस ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करें φ4 वाले सरफेस की, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी कि एरिया वेक्टर देखिए ऊपर की तरफ है, एंगल है 90 डिग्री, यानी φ4 की वैल्यू भी क्या आ गई? 0 के बराबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं φ5 की। तो φ5 में आप समझिए कि ये फेस है, ठीक है, ये फेस है इधर वाला क्यूब का ये फेस। अब इस फेस की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर ये, दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब फाई की वैल्यू 0, यानी कि φ5 की वैल्यू भी क्या आने वाली है? 0। उसी तरीके से अंदर वाले अगर फेस की बात करें तो आप ध्यान से देखना, सपोज कर लीजिए ये अंदर वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए ये है, एरिया वेक्टर आपका ये मिलेगा, मतलब ऐसे ये, तो यहाँ देखिए ये मिलेगा ऐसे, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया वेक्टर ये, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से यानी कि φ6 की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी? 0। मेरी बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे φ3 और φ1 के बारे में, लेकिन हम लिख लें सबसे पहले कि कौन कौन सी वैल्यू 0 हुई है।
तो देखिए फाई 2 की वैल्यू क्या आई है 0, फाई 4 की वैल्यू क्या आई है 0, फाई 5 की वैल्यू क्या आई है 0, फाई 6 की वैल्यू क्या आई है 0। ठीक है, ये आई है। अब हमें कैलकुलेट करना है फाई 1 और फाई 3। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाई 3 के लिए। तो फॉर फाई 3 के लिए, ठीक है। अब फाई 3 के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x वेरिएबल है, तो जैसे जैसे अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है मतलब वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हम इसके लिए बात कर रहे हैं, मतलब इसके लिए तो यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल्स टू E नॉट x। अब आई कैप हटा देते हैं क्योंकि आई कैप बस ये बताने के लिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। ठीक है, यहाँ पे अगर इस वाले सरफेस की बात करें तो इस वाले सरफेस पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। इस वाले फेस के लिए जो x की वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू पुट करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, जब E की वैल्यू आ गई 0 तो यहाँ से हम लिखेंगे फाई, और फाई 3 इज इक्वल्स टू होगा E A कॉस थीटा। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, अगर इस फेस की बात कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर आउटसाइड होगा और इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। मतलब अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करिए तो फाई 3 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पे 0, तो 0 इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री। अरे भैया, अगर किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल 0 के बराबर आ जाएगा, मतलब फाई 3 की वैल्यू क्या आ गई 0। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे फॉर फाई 1 के लिए बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल्स टू E नॉट x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी दे रखी है, हम इस फेस के लिए बात कर रहे हैं, तो इस फेस के लिए x की वैल्यू कितनी है a, तो यहाँ पे x की वैल्यू a रखेंगे, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा E नॉट a, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। अब हमें फ्लक्स निकालना है, तो फाई इज इक्वल्स टू, यानी फाई 1 इज इक्वल्स टू E A कॉस थीटा, ये होगा। ठीक है, अगर इस सरफेस के एरिया वेक्टर की बात करें तो आउटसाइड होगा और परपेंडिकुलर भी होगा, ये होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मतलब थीटा की वैल्यू आने वाली है 0 डिग्री। तो यहाँ से फाई 1 इज इक्वल्स टू E के प्लेस पे रखेंगे E नॉट A, और एरिया की बात करें तो ये एक क्यूब था, सॉरी ये पूरा का पूरा क्यूब था, मतलब हर फेस एक स्क्वायर होगा। ठीक है, हर फेस एक स्क्वायर होगा, मतलब इस फेस का एरिया जो आएगा वो a स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब एरिया देखिए हमें मिल गया है a स्क्वायर के बराबर, ये एरिया हम यहाँ पुट कर देंगे, तो a स्क्वायर कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से फाई 1 की वैल्यू आ गई E नॉट ए क्यूब, a इंटू ए स्क्वायर a का क्यूब। तो ये था एक क्वेश्चन, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन था और इसे हमने सॉल्व किया। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो आप एक बार ज़रूर डिस्कस करिएगा, बट इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से ध्यान भी रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन NCERT का, एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को करने से आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा, और खैर वो नंबर इस टाइम याद तो नहीं आ रहा है कि कौन सा है, लेकिन एग्जाम्पल है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले फ़ोटो बना लेते हैं, और जो पीछे क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन, इसलिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर से हमें वही क्यूब बनाना है, ये रहा। ठीक है, अब थोड़ा और देख लेते हैं अपन। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ये है आपका y एक्सिस
इसे आपको मिलाना है, ठीक है। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा, और ये रहा आपका जेड एक्सिस, ठीक है। सभी की साइड ए है, लेंथ सभी की ए, मतलब ये एक क्यूब है, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर ई एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस में जो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दे रखा है अल्फ़ा एक्स की पावर हाफ, ये दे रखा है। लेकिन बोल रहा है कि जो ई वाई है और ई जेड है वो ज़ीरो है, मतलब जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि इसमें जो अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है वो 800 न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर ये दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पे द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, मतलब इससे पास होने वाला फ्लक्स बताइए कितना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाई नेट, ठीक है, ये पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितना चार्ज होगा, ठीक है, मतलब इसमें कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, यानी कि हमसे पूछ रहा है क्यू इन की वैल्यू। हालांकि क्यू इन के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, मतलब इसके बाद वाला पोर्शन है इसके लिए, लेकिन खैर ये क्वेश्चन अपन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो सब कुछ गिवन है। अरे क्या कर दिया, चालू करो उसको। चलो तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। अगर हम फिर से यही बातें करें कि इससे मान लेते हैं कि ये फाई 1 प्रोवाइड करेगा, यहाँ से हमें फाई 2 मिलेगा, यहाँ से इस वाले से हमें फाई 3 मिलने वाला है, इस वाले से हमें मिलने वाला है फाई 4, और आउटर वाले से हमें मिलने वाला है फाई 5, इनर वाले से हमें मिलने वाला है फाई 6। तो आपने अभी देखा कि यहाँ पे फाई 1 और फाई 2 के अलावा सभी से मिलने वाला फ्लक्स ज़ीरो होगा, मतलब फाई 2, फाई 3, सॉरी फाई 4, फाई 5 और फाई 6 सभी से मिलने वाला फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो ये चीज़ तो मिल गया कि फाई नेट इन फेसेस से मिलने वाला फ्लक्स क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं 1 और 3 से, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा था कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है a,0,0 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2a,0,0, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट फेस की, यानी कि सबसे पहले फाई 3 अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फाई 3 के लिए। तो फाई 3 के लिए सबसे पहले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, यानी कि ई एक्स, यानी कि हम बोलेंगे ई एक्स का मतलब ई ए, हम इसके लिए बात कर रहे हैं ना, ई ए, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए, क्योंकि यहाँ पे 0,0,0 है, तो यहाँ से इस फेस की डिस्टेंस कितनी है ए, तो ई ए इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा। अब x के प्लेस पे क्या पुट करना है a, तो लिखेंगे a की पावर हाफ, ठीक है। ये मिल जाएगा यहाँ से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए हमें फाई निकालना है, तो फाई 3 इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। लेकिन अगर हम थीटा की बात करें तो इस फेस के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और इसका एरिया होगा a स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर ये, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे फाई 3 इज़ इक्वल्स टू ई। अब ई के प्लेस पे हम पुट करेंगे ई ए और यहाँ से एरिया के प्लेस पे ए और कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फाई 3 इज इक्वल्स टू ई ए की वैल्यू अल्फ़ा और ए की पावर हाफ इंटू इसका एरिया ए स्क्वायर और कॉस 180 की वैल्यू -1, यानी कि फाई 3 की वैल्यू आ गई माइनस अल्फ़ा ए की पावर, देखिए 1/2 + 2, तो 2 2 = 4 1 5, यानी 5/2 आ गया, ठीक है, माइनस में। तो फाई 3 की वैल्यू आ गई माइनस अल्फ़ा
a की पावर 5/2 ये आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर φ1, मतलब इसके लिए कि इसके लिए फ्लक्स कितना होगा, एरिया वेक्टर क्या इस डायरेक्शन में होगा इस फेस का, बिल्कुल होगा। तो φ1 के लिए अब यहाँ पे देखेंगे E, अब x के प्लेस पे क्या मिलेगा 2a, क्योंकि यहाँ से इस फेस की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2a के बराबर, तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू अल्फ़ा के प्लेस पे अल्फ़ा, x के प्लेस पे 2a की पावर हाफ, ये मिल जाएगा। तो ये मिला यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम फ्लक्स निकालेंगे यहाँ पे, तो φ1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा E इंटू 2a इंटू कॉस, अब देखिए एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो φ1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा E2a की वैल्यू कितनी आ गई है अल्फ़ा, यहाँ पे √2 कर दें इसको √2, तो ये √2, अब a की पावर कितनी आ जाएगी हाफ इंटू एरिया कितना है a का स्क्वायर, तो यहाँ से √2 अल्फ़ा, अब देखिए 1/2 + 2 कितना आ जाएगा 5/2, यानी कि a की पावर 5/2, यहाँ आ गया φ1 और φ1 की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, ठीक है। हमसे पूछा था फाई नेट कैलकुलेट करिए, देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ कैलकुलेट करनी थी, दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फाई नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी φ1 + φ3 के बराबर। φ1 की वैल्यू दे रखी है √2 अल्फ़ा a की पावर 5/2, φ3 की वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा a की पावर 5/2, ठीक है। अब यहाँ से अल्फ़ा a की पावर 5/2 आप बाहर कर लो, ठीक है, अंदर बचा है √2 - 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी थी 800, a की वैल्यू दे रखी थी 0.1 मीटर, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि a की वैल्यू है 0.1 मीटर के बराबर। तो a की वैल्यू यहाँ दे रखी है 0.1 मीटर का मतलब होता है 10 की पावर -1, तो a की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -1, ये है, यहाँ पे पुट करिए, तो ये आएगा 10 की पावर -1 की पावर 5/2। अब देखिए √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये होती है हाँ, ठीक है, यही होती है। आगे यहाँ पे लिखेंगे कि √2 की वैल्यू ये 1.414, जब 1.414 में से 1 घटाएंगे तो 0.414 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 0.414, ठीक है। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे आप सारी चीज़ों का, तो हम डायरेक्ट नंबर लिख दे रहे हैं, आप कर लेना, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 1.05 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम, ये आ जाएगा, ठीक है। तो फाई नेट की वैल्यू आ गई कि 1.5 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था वो समझिए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो भी चीज़ थी वो यही कैलकुलेट करना था कि E2a और किधर गया EA, ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन ये था। तो ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटिव है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अगर इसे आप अच्छे तरीके से 1-2 बार अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें तो फाई नेट मिल गया, लेकिन क्यू इन की बात कर लेते हैं कि क्यू इन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे बाई गॉस थ्योरम, ठीक है, जो इसके आगे की चर्चा है, बट हम क्वेश्चन कर देते हैं बाई गॉस थ्योरम। हम यहाँ पे बोलते हैं कि फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्साइलन नॉट, ये होता है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना था क्यू इन, तो ये आ जाएगा एप्साइलन इंटू फाई नेट, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्यू इन इज इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, फाई नेट की वैल्यू आ गई है 1.05, तो ये आ गया 1.05, ठीक है। अब देखिए ये आएगा कूलाम में, ठीक है। अगर इसके हम फाइनल आंसर की बात करें तो ये फाइनल आंसर आ गया है
9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखना पड़ेगा, और क्या देखना पड़ेगा, कुछ नहीं देखना है। चलिए ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और नेक्स्ट पोर्शन हम इसके आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू।